जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद उल फितर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें एक इनाम है जो हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ होते हैं, नफ्स की नफ़ी करते हैं, माहौल की अलाइशों का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। यकीनन कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि मैंने जो रोज़े हैं उनका हक़ अदा किया, लेकिन जैसी भी हम इबादत करते हैं तो अल्लाह का ये फ़ज़ल है, उसका ये करम है कि अपने हबीब के सदक़े हमें ईद जैसे तोहफ़े देता है और हम इस ईद उल फितर के मौके पर इकट्ठे होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और जो सुन्नत रसूल से भी हमें इसकी माशाल्लाह बहुत सारी मिसालें मिलती है। तो ईद उल फितर के हवाले से व्यूअर्स आज का हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाहौर की, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अल्लाह ताला ने उन पर इतना ख़ास फजल किया कि उन्होंने अपने अपने शोबे में अपना नाम बनाया। हमारे साथ जो पहली शख्सियत है मोहम्मद शुएब बटालवी साहब हैं, यंग चेयरमैन हैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। और मैं इनका जब भी तस्करा करता तो मैं ये कहता हूँ सिफर से यहाँ तक हकीकत में, और बड़े फ़ख्र से ये बताते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं एक मज़दूर का बेटा था और आज अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त वाली चादर पहनाई है और मैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत है ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अंदरून शहर जिसे 12 दरवाज़े 13वीं मोरी कहते हैं, वहाँ इनके जो बड़े हैं उन्होंने इतनी खिदमात दी हैं, इतनी खिदमात की हैं, आज़म क्लॉथ मार्केट में हो या लाहौर की ताजर कम्यूनिटी हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मलक सुहेल साहब के बेटे मलक ज़ीशान साहब, और ख़ुद भी अब पीपल्स पार्टी लाहौर के नायब सदर बन चुके हैं। बिलखुसूस जब बसंत के दिन हो तो फिर मलक साहब वी शख्सियत बन जाते हैं और इनका जो प्लाजा है वहाँ पे लोग कहते हैं मलक साहब इस दफ़ा तो डोरे भी आपके सामने नायाब थी, पतंगे भी नायाब थी, लेकिन पूछेंगे मलक साहब तुसी डोरा पतंगा कितों मैनेज कीतियां ने। तो मलक ज़ीशान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शुएब और ज़ीशान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक सर, आप दोनों को मेरी तरफ से थैंक यू। ये पकड़ लें शुएब भाई, पहला सवाल मेरा आपसे है, जब इंसान किसी मुकाम पे पहुंच जाता है वो अपना माजी छुपाता है, एक नेचुरल सी बात है, वो यही शो करता है कि ऐसी जद्दी पुश्ती खरबपति सा। लेकिन आपसे मेरी पहले भी कभी जब बात हुई या आपको मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे देखता हूँ, आप एंटी नारकोटिक्स की भी यूथ एम्बेसडर हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप जितना ज़ीशान भी एक्टिव रहते हैं, आप हमेशा अपनी जो जड़ें हैं वो बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि एक मेहनत कश का मैं बेटा हूँ और आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ। तो आपको नहीं लगता इससे लोग कहेंगे यार ये नीचे से ऊपर है, रादर दैन के जिस तरह से, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, जिन्हें कहते हैं खरबपति थे खरबापति, लेकिन उनका माजी क्या वो सबको पता है। तो सियासी शो नहीं मैं करना चाह रहा, तो आप ही इस पर फख्र करते हैं। पहला सवाल मेरा ये आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने बात की कि जड़ें जो होती है ना इंसान की, वो जड़ें, एक दरख्त की जो जड़ें हैं ना, अगर वो जड़ें काट दी जाए तो दरख्त गिर जाता है अनकरीब, थोड़ा अरसा सर्वाइव कर पाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। तो इंसान को अपनी जो औकात है, जो इंसान था, उस पर इंसान को फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है कि हम ये थे, मेरे वालिद साहब मज़दूर आदमी थे, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने जो कुछ भी किया बनाया, मैंने अपनी मेहनत के ऊपर बनाया। एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है आज, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बलबूते पे खड़ा किया, उसमें किसी की अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मोहताजी नहीं है, किसी का वो नहीं है कि किसी के सर के ऊपर बैठ के हम आए हैं। तो इस चीज़ को इंसान को भूलना नहीं चाहिए। आजकल लोग जैसे बताते हैं कि जी मेरा वालिद ये था, मेरा दादा ये था, तो वो अगर है तो आप ज़रूर बताएं कि आपके वालिद साहब ये थे, आपके दादाजी ये थे, उनकी मेहनत बताएं। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको हकीकत पे ही मबनी बात करनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो जो है ना, हम तो जब अब मैं कहना शुरू कर दूं मेरे वालिद साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मेरे वालिद साहब जर्नैल थे, तो इससे जो है वो क्या होगा, हकीकत तो एक ना एक दिन खुल जाती है। तो इंसान को अपनी हकीकत पे, मुझे तो वैसे ही प्राउड है इस चीज़ पे कि यार मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। यहाँ पे ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे जो है ना मेरे वालिद, जैसे आजकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, स्टूडेंट्स की बातें भी सुन रहे होते हैं, मेरे कई क्लास फेलो ये बात कर रहे होते हैं कि यार फ़लाँ के बाप ने जो है ना उसके लिए इतनी ज़मीन इतनी जायदाद छोड़ दी, फ़लाँ के बाप ने उसके लिए इंडस्ट्री बना दी, फ़लाँ के बाप ने उसके लिए ये किया, हमारे वालिद अब्बे ने साढ़े लिए कुछ किया ही नहीं है, साढ़े अब्बे ने सानू। मैं ये कहता हूँ कि आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तरबियत कर दी, आपको विरासत में क्या, मुझे विरासत में क्या मिला, मुझे विरासत में मेरी बेहतरीन तरबियत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे मेहनत करना मेरे वालिदैन ने सिखाया।
खुददार इंसान जो है वो इंसान बनाया उन्होंने कि ये जो है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, भूखे रह लेना लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे जंग के हालात हैं, हम लोग भूखे रह गए, हमने अपना पेट काटा, अब महंगाई का दौर सर्वाइव किया, अभी तक कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन हमने एटम बम बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, जो अपनी औकात है इंसान को उसी में रहना चाहिए और वो बताना चाहिए। जितनी इंसान की चादर है उसी को उतना ही फैलाना चाहिए। ठीक है जी मलक साहब, अब मेरा आपसे सवाल है, मलक साहब को माइक दे दें। माशाल्लाह आपके बड़े और मेरे बड़े, वो तो अब खैर टीवी पे तो निजी जो रिश्ते हैं वो डिस्कस नहीं करते। अच्छा, मैंने जब मलक साहब को यहाँ बुलाया, इनको नहीं पता था इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, तो फिर जब ये देखे थोड़े हैरान हुए, क्योंकि मैं भी अंदरून शहर से हूँ, ये मलक साहब के बड़े भी अंदरून शहर से ये भी हैं, तो हमारे बड़ों का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मलक साहब, हमारे बड़ों ने तो अंदरून शहर देखा और ज़िंदगी भी गुजारी। ईद के हवाले से अब मेरा सवाल है, आज का जो अंदरून शहर है और जो हमारे दौर का था कैथीड्रल का, सेंट एंथनी का अंदरून शहर, जब हम अपने टीन एज में थे, पहले तो मेरा सवाल ये, उस दौर की ईद और आज के दौर की, जब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स नफसी नफसी नफसी, स्टेटस सिंबल, गाड़ियाँ, ब्रांड्स, एक एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो आज से 25-30 साल पहले की और आज की ईद में आप कैसा फ़र्क देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका यहाँ पे बुलाने का शुक्रिया। मैं लेट हो गया, उसकी माजरत आपसे नहीं, कोई बात कर ली नहीं, है। कोई मसला नहीं। सबसे पहले बात यह है कि जो आज का दौर है और आज से जो 30-35 साल पिछला दौर था, हम तो वो दौर बोल ही नहीं सकते जो हमने अपना बचपन देखा हुआ है। हमने जो अंदरून शहर में अपना बचपन देखा हुआ है, आज भी हमारा जो दिल है वो अंदरून में ही है। चाहे हम बाहर निकल आए हैं वहाँ से, अंदरून हमारा दिल है। हम कल्चर बोल नहीं पा रहे, वो हमारे दिल और दिमाग में बस रहा है। आप भी अंदरून शहर के रहने वाले हैं, जो अंदरून शहर के बासी हैं ना, वो उनके अंदर से वो चीज़ नहीं जा सकती। आज का और आज से जो पहले का अंदरून शहर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए कमर्शलाइजेशन जितनी ज़्यादा अंदरून में, आपको पता है प्लाज़ों की शक्ल में वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि अब अंदरून में ना वो महल्लेदारी रही है, ना वो ईदें रही हैं, ना वो रमज़ान रहा, ना वो तराबियाँ रही हैं, ना वो मस्जिदें आबाद होती हैं जो हम दौर हमने देखा हुआ था। आज हम अब बाहर आके अगर आज जैसे हम जहाँ बैठे हैं, हम इसी इलाके की बात कर लें, यहाँ पे और अंदरून में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे जो रोज़ों का तकद्दस है और जो अंदरून में रोज़ों का तकद्दस होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो ईद के हवाले से आपने बात की है, ईद जो है, ईद का मकसद होता है, ये सुन्नत हमें अल्लाह ताला ने, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जैसे हम उनके जो उन्होंने काम किए हैं, हमें भी चाहिए कि वो कामों को हमें करने चाहिए। सुन्नत उनकी हमें अपनानी भी चाहिए, अपने औलाद को भी बताना चाहिए, अपनी नस्ल को बताना चाहिए कि जो हमारे यहाँ एक हजूर पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ईद है, जैसे आपने देखा कि पीछे रमज़ान शरीफ का पूरा महीना हम इबादत करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये इबादत जारी रहनी चाहिए। ये अगर अपनी जो नस्ल है उसको भी कहना चाहिए। आप कह सकते हैं, आप तरबियत दें, अपनी औलाद को भी दें, खुद आप जो करेंगे आपकी औलाद ने वही करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इबादत हम करते आ रहे हैं, अब जो अगला शवाल का महीना चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये इबादत यानी अब इबादत को सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। मस्जिदें सिर्फ रमज़ान के दिनों में बात नहीं होनी चाहिए। अंदरून में भी अंदरून का जिक्र हो रहा था। आप देखें अंदरून में जब मस्जिदें आबाद हुआ करती हैं, तो पहले अशरे में मस्जिदों पे रश देख लें, और दूसरे अशरे में रश देख लें, और तीसरे अशरे में रश देख लें, वो आपको डिफरेंस नजर आना शुरू होता है। जब ये शवाल का, जब मार्केटें खुलेंगी, अब जब 5वां 6वां शवाल शुरू होगा, तो मेरा ख्याल है कि एक सफ में ही रह जाएंगे हम फजर की बदकिस्मती से। सही बात। उसके बाद आपको मैं ये चैनल के ज़रिए या आपके मीडिया के ज़रिए ये मैं पैगाम देता हूँ कि जैसे हम रमज़ान गुजारते हैं, ऐसा हम पूरा साल गुजारना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा शोएब भाई, आपसे एक सवाल है, ईद कैसे मनाते हैं? ईद के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ईद लेना, ईद देना, या अभी भी आपको कोई ऐसा फैमिली में मेंबर नज़र आता है कि हाँ यार मैं मामू को लो, चाचे को लो, या अपने किसी बड़े से ईद मांगूँ? ईद सबसे पहले तो हम सुबह नमाज से ईद का आगाज़ करते हैं। पेरेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा भी, वालिद भी नमाज के टाइम पे उठे होते हैं। रात को ही वालदा जो है वो खीर बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के, फिर सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, उसके बाद दोस्तों को, मोहल्लेदारों को,
तो बचपन में तो शौक होता था कि यार आज मामू की तरफ जाए, उनसे ईद ईद मिलेगी, ले, चाचू की तरफ उनसे जाए, ईद ले। चाचू से ईद ले, फिर पुप्पो की तरफ जाए, उनसे ईद ले। यही होता है बच्चे को लालच के यार चलो। उस ऐसे वक्त 2 रुपये 5 रुपये का नोट होता था, 10 रुपये का होता था, जो अब दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म ही हो गए अब तो सिक्के। हाँ, evaporate हो गए। उस वक्त 1 रुपया 5 रुपये 10 रुपये ईद मिल जाती थी, हमें बड़ा खुश होते थे कि यार सर दोस्तों। जमीन पे पैर नहीं हाँ लगती जी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उस वक्त ये होती थी बचपन में कि जो है ना यार कोई 100 रुपया इकट्ठा हो गया ना तो डोर का पिन्ना एक मिलता था, वो लेकर तो मैं आएंगे आऊंगा उस पे। जी। तो वो साथ जो है ना वो गुड्डे लेकर आऊँगा। हमारे लिए ईद उस वक्त होती थी कि छत पे जाना है और ईद वाले दिन जो है ना पतंगबाजी करनी है, ठीक काइट्स है। उड़ानी है। मोबाइल का तो दौर नहीं था, तो वो जो दौर था ये इसका फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे। या पंखे खेल लिए, या बंटों से खेल लिया, या क्रिकेट खेल ली, क्रिकेट खेल ली। क्रिकेट का बैट लाने का शौक होता है, जो पैसे इकट्ठे और एक होते थे वो ईद पे। गेम भी होती थी बुढ़ाओ फुटबॉल वाली बड़ी खेली हाँ, वो। वो भी खेल लेते थे। तो वो एक ईद, उस वक्त जो ईदी मिलती थी ना, उसका यही शौक होता था कि हम जो है ना ये अपनी ख्वाहिशें, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें, उस वक्त तो बड़ी खुशी होती थी। तो अब जो है ना, अब वैसे ही उल्टा है उसका। अब उल्ट ऐसे है कि अभी हम जितनी भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे आज ईद का दिन है माशाल्लाह से, हमने जो है वो कापियाँ पहले से लेकर रख ली कि यार भतीजे हैं, भांजे हैं, बच्चे हैं, इन सब को जो है ना वो ईदी देंगे हम। जैसे अभी शौक से जो है ना भतीजों को दी ईद, फिर जो है भांजियों को दी, इस तरह सबको शौक से। फिर बहन को सबसे पहले, ठीक है, फिर वालदा को, वालिद को, मतलब सारे रिश्तेदारों को, और भी कोई आ जाते हैं उनको भी देते हैं, सबको ईद देते हैं और शौक से देते हैं। नए नोट मंगवा के पहले से रख लेते हैं। महंगाई का फर्क नहीं है, महंगाई का फ़र्क, शौक के आगे महंगाई का फ़र्क फील नहीं होता। फील नहीं होता। हर मजदूर भी है ना, वो भी जैसे भी है, उसने एक आधी कापी रखी होगी, यार मैं अपने बच्चों को नए नोट दूंगा, गिन के दूंगा, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ईद का यही शौक होता है। और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, दोपहर के वो खाना शाना खाते हैं, खीर जो वालदा ने बनाई होती है वो खाते हैं, फिर थोड़ी देर सो लेते हैं। यही ईद है अब इंसान की। अच्छा मलिक साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है, ज़रा अपनी ईद बताएं। और ईदी कितनी लेते हैं? देखिए जी, जहाँ छोड़ तक दी ये तो और देते सवाल आप कितनी? करते हैं, ईदी पहले हम ईद लेते थे, अब हम ईद देते हैं। अच्छा नहीं, बड़े हो, मैं तो अपने अब्बू से अभी भी लेता हूँ। तो बात यह है कि मेरे अल्लाह पाक मेरे वाला साहब को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये देखिए जी, वो उनका साया हमारे पे सलामत है, हमारे लिए वही ईद है। बहुत बड़ी ईद है, सही बात। तो सबसे पहली बात यह, सुबह जो फजर के साथ आप तैयारी करना शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा करने जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारा एक ख़ानदान एक सब इकट्ठे होते हैं। वो एक ईद का जो समा होता है हमारे घर में, वो ईद का समा बनता है। फिर हमारे चाचा सारे वो आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे घर में नाश्ते का एहतमाम किया जाता है। वो सारा नाश्ता वगैरह करके तो फिर वहाँ पे एक दूसरे से ईद दी जाती है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो एक पूरा ईद का समा होता है। और ईद की नमाज शहर पढ़ने जाते हैं इधर ही जहाँ? नहीं, कुछ 2-3 साल से हम अब शादमान मस्जिद में, जामे तजलिया काबा मस्जिद का नाम है, हम वहाँ पे सारे चाचू भी उधर आते हैं और मेरे वालिद साहब भी उधर जाते हैं, अरशद साहब भी उधर ही आते हैं। वो बाकी चाचू जितने भी हैं वो सारे उधर ही आते हैं। पहले हम मस्जिद वजीर खां पढ़ते थे नमाज। अच्छा, आपको पता है कि अब वो थोड़ा सा, आपको पता है सब बाहर निकल आए हैं, तो अब एक पॉइंट रख लिया, शादमान चौक वाली मस्जिद है, अच्छा। वहाँ पे सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। फिर मेरे घर में नाश्ता होता है, तो नाश्ता करके फिर वहाँ पे जो एक ईद का समा बनता है, वो आपको मतलब 12-1 बजे तक हम शुगल वगैरह करके ईद एक दूसरे को ले दे करते हैं। उसके बाद खाने का टाइम होता है। फिर वो आपको पता है हर बंदा, कोई ससुराल जा रहा है, कोई अपने बहनों, ससुराल पाक तो दूसरा दिन होता है ना ससुराल पाक दूसरा दिन भी है कि कईयों की पहला दिन की रात भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा दूसरा दिन होता है ससुराल। तो ऐसे अच्छा टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जो अल्लाह हयात है, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी से आमीन। और जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं वैसे ईद की नमाज़ पढ़ के, हमारा एक रूटीन है कि हम अपने कब्रिस्तान जाते हैं, तो पहले कब्रिस्तान फातिहा करके अपने बड़ों को, मेरी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं 5 साल हो गए। 5 साल पहले हम अपने दादाजी, जो मेरी दादी दुनिया से चली जा चुकी हुई हैं, फातिहा करके नाना नानी की कब्र पे फातिहा करते हैं। फिर हम वापस आते हैं नाश्ता करके, वो जो हमारी रूटीन है। फिर वो ईद की लेना देना जो है, आपको पता है, ये एक शहर का एक माहौल होता है। हमारे घर में वैसे भी अभी भी आपको
हमारी याद ताज़ा वैसी हो जाती है जैसे अंदरून शहर में यादें ताज़ा यानी की जाती फैमिली के अंदर आज भी प्योरिटी है, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी प्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, ईद की जो, अब ये थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों से पूछूंगा। जी जी। ज़माना वो जिसे कहते हैं ना लड़कपन का ज़माना, टीन एज के बाद जो अर्ली 20, 21, 22, 23, 24 साल के जो, जी। वो एक उसमें ईद के स्पेशल डेज भी होते थे। जी, जी। किसी को स्पेशल ईद कार्ड भेज देना, जी, जी, मैसेज कर बिल्कुल, देना, बिल्कुल। कोई इस तरह की यादें हैं? जी जी, इस तरह से जो है ना हम उस वक्त नहीं, ऐसा था, हम लोग जो है ना उस वक्त तो पैसे नहीं होते थे ईद कार्ड लेने के भी। अच्छा, ठीक है, तो जो कोई किसी ने ईदी दी तो ईद कार्ड ले लेना शौक से, ठीक है। इस तरह से उसके ऊपर फिर शेर लिखने छोटे छोटे, अच्छा, छोटे छोटे शेर डिब्बे में लिखने। डब्बे में केक मेरा दोस्त हज़ारों में एक। मेरा दोस्त हज़ारों में एक, इस तरह के शेर लिख के। तो वो बड़ा, क्योंकि मोबाइल का तो दौर था नहीं, हम वाहिद जनरेशन है कि हमारे जो है ना उसमें आप हो गए, मैं हो गए, जिशान भाई हो गए, कि हमारे दौर में तो ये जो है ना वो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं था। मोबाइल नहीं था, कार्ड की एक अपनी खूबसूरती थी। कार्ड की अपनी खूबसूरती थी। टेलीफोन होता था किसी किसी के घर में, सही बात है। और जिसके घर में होता था वो मोहल्ले में वो चौधरी घर होता था। हाँ, वो बताते थे आगे कि आपके घर में आपका फ़ोन आया फलां का, आपका अमेरिका से कॉल आई है या आपकी इधर से आई है, किसी की भी रिलेटिव की कॉल आती थी। तो लोग उस वक्त भी अच्छे थे, आगे बता देते थे कि आपकी कॉल आई है। अभी आप देखें मोबाइल है हर घर में 10-10 मोबाइल हैं। एक भाई को कॉल आ जाए दूसरे भाई को नहीं बताना गवारा करते। ये भी ऐसे बात- कई घर ऐसे हाँ, भी ये हैं। अलमिया है। अलमिया है हमारे घर में, और तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा नहीं, ऐसा हूँ। हो ये जाता है। अलमिया भी है कि एक घर में नीचे ऊपर रह रहे हो, नीचे वाले कहते हैं यार ठीक है वो आप ही फ़ोन कर लो, उन्होंने दसो। तो ये भी था, लेकिन अभी देख ले अब माशाल्लाह से जो है वो हर घर में मोबाइल फ़ोन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोबाइल पे सुबह सुबह उठ के पहले तो हम सबको मैसेज भेजते हैं कि यार इसको ईद मुबारक कह दो, उसको भी कह दो। लोग याद करते हैं, हमें भी आते हैं मैसेज अक्सर, कई खास दोस्त हैं कोई उनका स्पेशल मैसेज आते हैं? कोई स्पेशल मैसेज नहीं आते। नहीं आते। स्पेशल दोस्त अहबाब के आते हैं, स्पेशल मैसेज बेगम का ही आता है, और अच्छा, तो, अच्छा। और तो किसी का नहीं आता। लगता है हमारी बहन काफी डांटी है। हाँ, मैसेज भी आ जाता है और मिल भी लेते हैं। चले ठीक है। तो इस तरह अच्छा से- जीशान भाई, जी। आपको जीशान भाई आपको कोई उन दिनों स्पेशल मैसेजेस आप भेजा करते थे ईद के दिनों? मैंने कहा, या आपके मैंने special पहले भी messages आपको आते हैं? क्या, हमने घर वापस जाना है। अच्छा बेटी, नहीं कोई अभी भी है कोई? चलो यार, देखिए जी, इंतजार तो रहता है जिस अभी हमारी इतनी उम्र तो नहीं है, इंतजार तो रहता है यार कोई स्पेशल मैसेज कर दे हमें। अच्छा रहता अभी है। तक आया नहीं है। अच्छा जीशान भाई, एक सवाल है इससे रिलेटेड। एक वक्त था ईद कार्ड बहुत खूबसूरत याद थी, जब किसी दोस्त को दूसरे दोस्त को देता था बड़ा अच्छा लगता था। ईद कार्ड का कल्चर वो अब नज़र नहीं आता। दूसरा फिर बिलखसूस चांद रात को एक स्पेशल खुशी होती थी कि यार चांद नजर आ गया, फैमिलीज वाले एक दूसरे को फोन करके मुबारकबाद देते थे, ऊपर जाते, छतों पे जाते थे अंदरून शहर बिलखसूस, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वहाँ उसी वक्त भी 6-6 मंजिला, 5-5 मंजिला उस वक्त मकान होते थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की हवेली है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें अब तकरीबन सोसाइटी से नापैद हो गई हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब से ये मोबाइल का दौर आया है, ये स्क्रॉलिंग का जो दौर है, ये मैं समझता हूँ अब जैसे भाई ने भी बात की है, अब तो एक कमरे में अगर आप 5 फर्द बैठे हैं, अगर आपकी मियाँ बीवी बच्चे हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं, तो अगर आप घर के फर्द एक कमरे में बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप 5 मिनट उसको खामोशी से गुजार लेंगे ना, तो 5 मिनट बाद हर बंदा अपना मोबाइल, बच्चा हो, बड़ा हो, वो बहन हो, बीवी हो, 5 मिनट स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे वो। तो मैं समझता हूँ ये इसमें से बाहर निकलना चाहिए हमें। ये जो एक सोशल मीडिया का एक झूठ का पलंदा है, मैं समझता हूँ इससे जब बाहर निकलेंगे ना, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, देखिए इसके लिमिटेशंस होने चाहिए। इससे बाहर निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें वही उसी दौर में वापस जाएंगे, कि जब उसी दौर में वापस जाएंगे, ये जो मोबाइल का दौर है ना, हमें हेल्थी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। देखिए उसी हमें ग्राउंड्स बहाल करनी चाहिए, हमें अपनी छतों की, जैसे आपने पीछे पसंद का जिक्र किया, आप पसंद आई थी, ये एक हेल्थी एक्टिविटी थी। हम अपने बचपन में देखते हैं कि हम छतों पर जाते थे, जैसे भाई ने अभी एक बड़ा अच्छा बात की, ईद होती थी तो ईद के पैसे जब इकट्ठे हुआ करते थे, हमारी कोशिश होती थी यार इसके 2 पिने ले लो, इसकी यार ये गुड्डे डाल लो, या चलो हमारे कोई 2-4 माह अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसे ही है। उसके बाद क्रिकेट का शौक था लोगों को, गली के मोहल्लों के जो बच्चे थे वो सारे की टीम बनी हुआ करती थी, वो मोहल्लों में हम क्रिकेट खेला करते थे। अब देखिए हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम जहाँ बैठे हुए हैं, वो ग्राउंड देखिए, ग्राउंड्स को बहाल करना चाहिए।
ग्राउंड्स बहाल होंगे, आपकी हेल्थ, जब तक आपकी हेल्थ की आपको होगा ना, पहले देखें आप अंदरून शहर में, मैं तो वहाँ पैदा हुआ, मुझे फ़ख्र है, मुझे भी फ़ख्र है अपने अंदरून शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरे जो मेरी 4 जनरेशन अंदरून लाहौर की रहने वाली हैं। हम जब सुबह उठते थे, हमारी दादी जान जब सुबह हमें उठाती थी नमाज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जब हम कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे मस्जिदों में सुबह जब फजर के बाद, तो मैं ये देखता था कि हर घर में आप जहाँ जैसे गुजर के जाते थे, हर घर की छत से वाज़े कुरान शरीफ की आती होती थी। पढ़ के जब वापस आया अपने घरों को जाते थे ना, तो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हुआ करते थे। अब हम सुबह सोते हैं, हमारे बच्चे सुबह सोते हैं, तो वो हेल्थ कहाँ से हम ठीक करेंगे? हमें देखिए वो कल्चर ठीक है, पुराने लोग कहते हैं यार आप पुराने ज़हन के लोग हो। हम पुराने ज़हन के लोग नहीं, हम वो एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं कि यार सुबह उठो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के अपनी ग्राउंड्स बहाल करो, अपने एक्टिविटीज़ को बहाल करें। तो मैं ये ईद के हवाले से यही पैगाम है कि यार ये मोबाइलों के दौर से बाहर निकलें और अपने आपकी बात से तारक अजीज साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मेरे वालिद साहब अक्सर उनका ये बड़ा फ़कीदुल मिसाल कह सकते हैं फ़िक्रा सुनाते हैं कि जिनके बागों में रौनक है उनके हस्पताल वीरान है। तो अब आप जैसे आपने बात की है तारक अजीज साहब की, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप जाके देखें वहाँ पे हेल्थ इश्यूज कितने आ रहे हैं, वो क्या वजह है? लगेगा सारा लाहौर इधर आ गया। वो क्या वजह है? हमारे ग्राउंड्स जो है वो वीरान हो गए हैं, हमारे मोबाइल आबाद हो गए। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज मैं अपने घर अफ्तारी थी, जब मैं अफ्तारी पे था तो बच्चों को मैं डांट रहा था कि यार अपने मोबाइलों से बाहर निकलो। वेरी गुड। बाहर अफ्तारी हो रही है, बाहर निकल के आप लोगों से पूछो कुछ चीज़ चाहिए, किसी को अपना आप मेल जोल बढ़ाओ। मैं अपने बच्चों को अक्सर इसी बात ये मेल जोल जो है ना, देखिए आज आप मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। एक देखिए हमारा एक टाइम गुजरा हुआ है। हाँ जी, हमारे हमारे बड़ों में एक टाइम गुजरा हुआ है। देखिए आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए यार ये कौन है, ये हमारे तक ही पता है। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों का नहीं पता होगा। सही बात है। देखिए आपके मामू थे, आपके मामू के मेरे वालिद साहब के साथ कुछ दरीना दोस्तियाँ थी, भाइयों वाले ताल्लुकात थे। ये भाई हैं इन, देखिए लेकिन मुझे बड़ा सुन के मुझे बड़ा अच्छा महसूस कि हम भी एक, देखिए हमारे वालिदैन ने मेहनतें की हुई हैं, मुझे फ़ख्र हुआ भाई के ऊपर। हमारे वालिदैनों ने मेहनत करके हम जहाँ बैठे हैं, ये हमारे माँ बाप की दुआओं के साथ ही बैठे हैं। देखिए जिस स्टेज पे आज हम बैठे हैं, ये हमारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा। सही बात है, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। और मैं आपको तरबियत और ये हकीकत है कि मुझे भी अल्लाह का जितना फजल है, मैं समझता हूँ अच्छी तरबियत और मेरे वालिद की मेहनत, आप पे भी अच्छी तरबियत, वालिद की मेहनत, लेकिन इधर अच्छी तरबियत और इन्होंने खुद मेहनत की। देखिए माँ बाप की मेहनत, उनकी मेहनत है, लेकिन तरबियत में उनकी मेहनत का बड़ा असर होता है। दुआएं उनकी हैं, दुआएं देखेंगे, इनको दुआएं लगी हैं, आज स्टेज पे बैठे हैं ये, और बड़ा फखरिया ये इस बात को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये ईद का मौका है। ईद के मौके पे सबसे पहले देखें अपनी जो आपके किसी से नाराज़गी है ना, नाराज़गी दूर करें। ये ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, आपको चाहिए कि नाराज़गी दूर करके अपना कदम बढ़ाएं आगे। देखिए नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम माफ़ी मांगो, अगर माफ़ी से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो मुझसे आके ले लेना। तो मैं समझता हूँ एक दूसरे के इख्तिलाफात कम करके आपको आगे निकलना चाहिए। ऐसी तो इंशाल्लाह ये ईद का मौका है, मैं समझता हूँ सब मिलजुल के अपनी ईद मनाएं, और ये जो ईद की खुशियाँ इनको अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, अपनी फैमिलीज में अपना प्यार बढ़ाएं और इसकी रौनक दुबाला करें। ठीक है व्यूअर्स, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से आने के बाद मैं शुएब बटालवी साहब से ये सवाल ज़रूर करूँगा कि इस दौर में जहाँ एक तरह से इकनॉमिक मेल्टडाउन है और ख़ित्ते की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की 70% आबादी, या चलें 60% चले मैं कह देता हूँ, लेकिन अब कुछ सर्विस के मुताबिक 70% आबादी जो है वो हमारी यंगस्टर्स पर मबनी है। उनके आगे आने के लिए वो इकनॉमिकली कैसे अपने आप को स्टेबलाइज़ करें, या वो ख्वाहिशात जो उनके वालिदैन की थी वो नहीं पूरी कर सके, वो कैसे करें, यानी इकनॉमिकली अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं थ्रू फेयर मीन्स, थ्रू रिस्क हलाल। तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला पूछूंगा, फिर आपके सामने इनकी राय रखेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
जी फिर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुभ एक सवाल है, इस वक्त महंगाई, आम आदमी परेशान, जी बिलखुसूस हमारी जो यूथ है जिन्हें जी। कुछ लोग जेंजी भी कहते हैं, जी स्पेशली जो 22 साल से लेके 35 36 37 साल की जो एक एज होती है, इसमें जी। इंसान बहुत सारे एडवेंचर करता है, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, फिर बिल्कुल। 40 के पास जाके उसकी एक लाइन सेट होती है सेट होती है, बिल्कुल कि हाँ यार ये मेरी अब लाइन है। लाइन है। तो बजाय इसके हमारी यूथ मुख्तलिफ तजर्बात करे, जी। आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त इन मौजूदा हालात में, जिस तरह आप माशाल्लाह हमेशा फ़ख्र से कहते हैं, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जी। ज़ीरो से शुरू हुआ, जी। वो कौन से ऐसे स्टेप्स लें कि कामयाबी अल्लाह के फजल से उनका मुकद्दर बने मगर उसमें रिस्क हलाल का फैक्टर हो? अच्छा, इसमें ना आजकल जो जेंजी जी है जिनको हम कहते हैं, आजकल जो हमारे मोबाइल दौर में जो लोग बच्चे पैदा हुए 2000 के बाद, जी 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 ठीक है, उनका आजकल अलमिया ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमने आज कोई चीज़ स्टार्ट की है ना तो कल ही उसका फ़ायदा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ का रिज़ल्ट जो है ना वो एक दिन में नहीं मिलता। जैसे आप घर बनाना भी स्टार्ट करें तो उसको आप बिल्डिंग्स बुनियाद बिल्कुल खोदेंगे स्टार्ट से, फिर करते करते कम से कम आपको 1 साल लग ही जाएगा घर पे। इसी तरह बिज़नेस का भी हिसाब है, जॉब का भी यही हिसाब है। जैसे एक फ़ौज में जर्नैल बनता है तो वो अभी आज जर्नल नहीं बन गया, उसने पीएमए से स्ट्रगल स्टार्ट की, सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन, नहीं पहले उसने PMA इनिशियल टेस्ट दिया, ISSB उससे भी पहले एक इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो ISSB दिया, फिर उसमें वो सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद उसका वो 2 साल की उसने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में उसको ठीक ठाक रगड़ा लगा, फिर उसने सर्दी गर्मी अच्छा बुरा हर तरह के हालात जंगी जो है उसमें सीखा, सर्वाइव करना सीखा। फिर वो सेकंड लेफ्टिनेंट बना, फिर यूनिट में गया, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट बना, फिर वो कैप्टन बना, फिर उसके बाद वो मेजर बना, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बना, फिर कर्नल। जैसे जैसे वो अपनी मेहनत करता जाएगा आगे, कर्नल से ब्रिगेडियर, फिर ब्रिगेडियर से आगे मेहनत करेगा तो वो इतनी मेहनत करने के बाद जाके 20 साल 25 साल के बाद वो एक जनरल की सीट पे बैठता है। तो हमारी जो जेंजी जी है, ये लोग कहते हैं कि हमने आज एक चीज़ स्टार्ट की है तो कल ही इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। ऐसे तो नहीं होता। नंबर 1 एक तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बात यह है कि इसमें ना, अब मैं आपको बताऊं, लोग इसका शायद गुस्सा भी करें इस बात का कि आजकल हमारे यहाँ पे एक जो है ना ब्यूरोक्रेसी जैसे है हमारी, या दूसरे सरकारी इदारों में लोग बैठे हुए हैं, जो इसमें पेरेंट्स की जो कमाई है ना उसका भी बड़ा असर होता है। जो पेरेंट्स ने आपके हक हलाल की, आपके पेरेंट्स ने हक हलाल की कमाया, माशाल्लाह से आपकी अच्छी तरबियत की, आप एक अच्छे माशरे में इंसान जाने जाते हैं। जिशान साहब हैं, ये इनके पेरेंट्स ने अच्छी तरबियत की, अच्छा हक हलाल कमाया, आज इनकी आज एक अच्छे मुकाम पे है। मेरे पेरेंट्स ने हक हलाल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। अब जहाँ पे आप देखेंगे ना, उनके पेरेंट्स ने बच्चे के जो है वो उसको जैसे तैसे भी है अब बच्चे को पढ़ाने के लिए डॉक्टर बना, मैं डॉक्टर की मिसाल दे देता हूँ। डॉक्टर की मिसाल इसलिए देता हूँ कि आप आजकल जिस क्लिनिक पे चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, वो उसने ये नहीं देखना कि आप गरीब हैं, उसने आपको जो है ना छुरा लेके आपके पीछे होना है। उसने आपकी पॉकेट के आपका घर भेज देना, लाखों के टेस्ट लिख के दे देने, उसने अपनी पॉकेट को देख रहा होना। क्यों? उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि पुत्र मैं तेरे ते इन्ने पैसे ला के तेन डॉक्टर बनाया ते तू ऐ हुन इन्ने पैसे मैनू कमा के कढ़ने ने। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले पेरेंट्स जो है वो बताते थे कि बेटा तो आपको डॉक्टर बना रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो इस वजह से वो डॉक्टर भी कामयाब होते थे। वो डॉक्टर जो पहले दौर के थे वो देखें अमेरिका में, यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स बना के बैठे हैं, रिचेस्ट लोग हैं, उनका एक माशरे में नाम है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं पहले बात कर रहा था, बच्चे हमारे मोबाइल दौर में पैदा हुए, मोबाइल मदर जो है ना, अब मेरी जो तरबियत है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक एक चीज़ का मतलब मेरी एज से ज़्यादा मुझे जो है वो चीज़ों का इल्म है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी वालदा जब हम घर में सोते थे रात को तो 3 घंटे हमें जो है लटा के, दोपहर को भी सोते थे हम स्कूल से आके थोड़ी देर, उस वक्त भी वालदा जो है तरबियत करती रहती थी, लेक्चर देती रहती थी, और रात को भी वालदा जो है वो लेक्चर देती रहती थी। अब क्या होता है, माएँ बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, उसको कार्टून लगा दिए, उसको वो मूवी लगा दी, अपनी जान छुड़वा ली। ठीक है, लेकिन हमारी माएँ उस दौर में ना वॉशिंग मशीन होती थी,
उन्होंने हाथ से कपड़े धोने हैं, ठीक और है। सिलाई मशीन ऐसे होती थी, सिलाई मशीन हाथ वाली होती हाथ थी, वाली मेरी होती वालदा ने सिलाई मशीन कपड़े करने हैं, ठीक है। उस वक्त सुबह उठ के उन्होंने फजर टाइम उठना है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, हमें भी उठाना है, नमाज के लिए भेजना है, मस्जिद में भेजना है कुरान पाक पढ़ने के लिए, खुद कुरान पाक लेके बैठ जाना है। दादी अम्मा ने भी, दादा, पूरा घर सुबह फजर टाइम जागा होता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, नमाज़ पढ़ के आए, कुरान पाक पढ़ के आए, थोड़ी देर क्रिकेट खेल ली या फिज़िकल एक्टिविटी कर ली, फिर स्कूल की तैयारी। माँ ने क्या करना है, नाश्ता उसके बाद बनाना शुरू कर देना है। नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर कपड़े सिलाई करने, फिर हाथ से जो है कपड़े धोने, ठीक है। अब क्या करती है माएँ, मशीन में डाली, उधर खुद भी मोबाइल में लगी हुई है, बच्चे भी मोबाइल में लगे हैं, तो वो तरबियत उस तरह से नहीं हो पा रही। तो इसलिए जेंजी जी जो है वो ये चाहती है कि हम कुछ शॉर्टकट निकालें। शॉर्टकट आपके सामने रिजल्ट के जो न्यू डॉक्टर आ रहे हैं आजकल, उनका शॉर्टकट आप देख लें, क्या हाल कर देते हैं वो मरीज़ों का। इसी तरह दूसरे अदारे उठा के देख लें, जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं न्यू CSS करके, वो CSP अफसर जो है वो आप देखें, उसको 1% का नहीं पता होगा, और वो आके अपने से बुज़ुर्ग जो पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा है उसके साथ तू करके बात कर रहा होगा, उसके लिए सीट नहीं छोड़ना पसंद करेगा, उसको खड़ा कर ही रखेगा अपने कमरे में, और वो समझेगा कि मैं जो है ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही मैं लग गया। तो ये तरबियत का भी बड़ा वाज़ है। तो हमारी नौजवान नस्ल को अभी ये चाहिए, पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स का इसलिए कहूँगा कि पेरेंट्स का ही किरदार होता है। पहली नर्सरी तो वही है, पहली नर्सरी वही है। पेरेंट्स बच्चे को चाहे डॉक्टर बना रहे हैं, उसको ये ना बताएं कि मैं तेरे पे पैसे लगा रहा हूँ, तुझे डॉक्टर बना रहा हूँ, तुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहा हूँ, तुझे फ़लाने स्कूल से पढ़ा रहा हूँ। उसको ये बताएं कि बेटा तुझे डॉक्टर बना रहा हूँ तो मैं तेरी इसलिए बना रहा हूँ, इंसानियत की खिदमत के लिए। सबसे पहले इंसानियत की खिदमत है। अगर आपको मैं बिजनेसमैन बना रहा हूँ तब भी इंसानियत की खिदमत के लिए। जो तू अगर बिजनेसमैन अच्छा बनेगा तो दूसरे दाएं बाएं के जो तेरे लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, नेबर्स हैं, इन सब का हक है, आपके स्टाफ के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो पुअर हैं, उन सब का आप पे हक है कि आप उनकी मदद करें। इसी तरह आप अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, कि वो अपने उसको करे, चीज़ों को सरवाइव करे, साथ साथ बताए। तो पेरेंट्स का तो इसलिए मैं कहूँगा। तो अभी जैसे आप US को उठा के देख लें, UK को उठा के देख लें, चाइना को उठा के देख लें, दुनिया की बड़ी जितनी भी इकॉनमी टॉप लेवल पे हैं, इंडिया को उठा के देख लें इवन के, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बच्चा अभी स्कूल में होता है तो उनकी जो है ना वो टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ बच्चा वेट करता है कि मैं यूनिवर्सिटी अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करूँगा, पहले मैं MBA करूँगा, उसके बाद ही मैं उसके बाद जाके दोबारा से स्टार्ट करूँगा। वो जब MBA करके फ्री होता है या BBA करके फ्री होता है, वो अनाड़ी होता है मार्केट, नाड़ी होता है मार्केट में, उसको पता ही नहीं होता कि मैं, वो फिर बेचारा जो है ना सोचता है यार मेरी अभी 28-29 साल एज हो गई है, मैंने आगे शादी भी करनी है, मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया है मेरे पे, अब मैं इस क्या करूं। वो फिर शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। वो शॉर्टकट के चक्कर में कभी किसी के पास जॉब, कभी कहीं बिजनेस, कभी कोई बिजनेस, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है उन लोगों में। अगर उसके बाद भी अगर 30 साल तक भी एजुकेशन लेके अपनी सारा कुछ करके आप अगर उसके बाद भी 5 साल अपनी कंसिस्टेंसी जो है ना उसको करें ना कि यार हाँ मैंने मुश्किल मिजाजी में इसको 5 साल के बाद मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वो 5 साल बाद कहीं ना कहीं पे स्टैंड ज़रूर कर देगा। अभी कहीं पे भी बंदा कोई जॉब कर रहा है ना, वो अगर किसी एक जगह पे टिक के उसने जॉब की है ना, तो वो उसकी एक मुकाम होता है उसका। जैसे मैंने आपको फ़ौज की मिसाल दी कि सेकंड लेफ्टिनेंट आगे, तो वो जब जनरल बनता है उसका मुकाम होता है, या ब्रिगेडियर बनता है या कर्नल बनता है, उसका एक मुकाम होता है। इसी तरह हर अदारे में, छोटी से छोटी प्राइवेट जॉब में भी, जो जैसे हमारे पास स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 लोगों का, तो उसमें जो स्टाफ है, हम ये नहीं कहते कि मेरा कोई रिश्तेदार आ गया तो उसको मैं उठा के और दुबई ऑफिस में रख लूँ या सऊदी ऑफिस में। हम ये करते हैं कि जो बेचारा हमारा ड्राइवर आया था, ऑफिस बॉय आया था, वो मेहनत करता करता आगे आता है, ठीक है, उसी को वही काबिल आता है, उसी को आगे मौका मिलता है। अगर कोई जो है आगे बढ़ना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। या ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, आप माशाल्लाह अभी हाल ही में लाहौर के नायब सदर हुए पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि ईद के हवाले से मैं इसको कोई सियासी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं इसको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई का ख़ास तौर पर जो फैक्टर है, खित्ते की सूरत हाल है, तो क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी, जिस तरह भुट्टो साहब ने एक मंशूर दिया था रोटी कपड़ा मकान, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा वे आउट है या ऐसा कोई प्लान है? आप वफाक में भी कहीं ना कहीं हुकूमत को सपोर्ट करें, मौजूदा हुकूमत को, वो कि काबीना में नहीं है लेकिन जरदारी साहब सदर भी हैं, कि ये जो एक इकनॉमिक इस वक्त मेल्ट डाउन है, तेल की कीमतें, अनसर्टेनिटीज़ एवरीवेयर,
देखिए इसका कोई मैं ये रिलीफ मिल समझता हूँ बिलाल सके? भाई, ये जो हालात पैदा हुए हैं ये पूरी दुनिया के हालात इस टाइम आपको पता है कि सर्कल पूरी दुनिया का इस टाइम जो चल रहा है, पहिया चल रहा है, ठीक है। वो ऑयल के हों, वो आप गोल्ड की तरफ चले जाएं, सिल्वर की तरफ चले जाएं, ये दुनिया के साथ सर्कल चल रहा है। जहाँ तक हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लक है, जरदारी साहब ने जो मंशूर दिया है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आप आग देखेंगे, सबसे पहले जो जंग के हालात है, अल्लाह पाक ये जंग जिस मुल्क में जंग लगी हुई अल्लाह है, खात्मा करे अल्लाह इसका। पाक उसका खात्मा करें। और हमें हम दुआ गो हैं कि यार ईरान के साथ जो हो रहा है, तो मैं समझता अल्लाह हूँ ईरान को फतह याब ईरान को करे। फतह अल्लाह पाक ईरान को फतह देंगे। तो इंशाल्लाह ये हम एज अ मुस्लिम हमें दुआ भी करनी चाहिए, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए कि ये जंग है इसका ख़त्म होना चाहिए। दूसरा इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, आप आने वाले वक्त में देखेंगे हम उसी रोटी कपड़ा और मकान के जो नारा हमारा, हम इंशाल्लाह हर गरीब इंसान के ये सियासी ये प्रोग्राम तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी दे देता हूँ। जो एक दौर पीटीआई का दौर गुजरा हुआ है, ये सब हमारे कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये इंशाल्लाह वापसी होना शुरू हो गई है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सबसे बड़ी जमात है, ये पाकिस्तान की एक जमात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे भट्टो साहब का जो मिशन था, जो बेनज़ीर भट्टो शहीद का जो एम था, इंशाल्लाह हम उसको लेकर चल रहे हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने जो हमें ये एक नई टीम की शक्ल में, जैसे फैसल मीर साहब को लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो पंजाब के प्रेसिडेंट बने हैं, मुझे उन्होंने जो सीट दी है मैं उनका अदना सा कारकुन हूँ। इंशाल्लाह जितना किसी का हिस्सा है, मैं कहता हूँ अपना हिस्सा डालें, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिजनेस की इकोनॉमिक जो हमारे जो इस टाइम इंडस्ट्री के जो हालात हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस टाइम मुल्क में जितना खिंचाव वाला वक्त गुजर रहे हैं, मैं वो जल्दी इसको अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लेके इंशाल्लाह आगे चलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। बटालवी साहब, सवाल आपसे ये है, इस वक्त आज के दौर में हम ये देखते हैं कि एक सोशल मीडिया पर झूठ का एक कह लें तूफान है। ये मैं दोनों से सवाल करूंगा, बिलखुसूस झूठ के साथ साथ जो टिकटॉक का कल्चर आया है। अब ईद के हवाले हो या रमज़ान के हवाले से हम देखते हैं, जब रमज़ान था वही टिकटॉकर्स, ख़वातीन हो या मर्द हो, मर्द हज़रात हों, जो सारा साल नाचते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, वो रमज़ान में हमें रोज़े रखते या नमाज़ पढ़ने की कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं जी। और जैसे ईद आई, चांद रात को ऐसे लगा कि जैसे, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी एक ओपिनियन चलानी है कि शैतान जो बंद थे ना, सबसे पहले यहाँ खुले हैं जी। उन्होंने वही लगा कि यार ये तो 4 दिन नमाजें पढ़ती रही, नमाजें पढ़ता रहा, इसने वो भी बेचा, चूरन सौदा बेचा है, ये अब ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। यानी एक तो सारा साल हम सोशल मीडिया पे झूठ देख रहे हैं जी, वो अभी हमारे इदारे या हमारी जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, साथ अब वल्गैरिटी का भी तूफान आ गया जी। तो क्या आपको नहीं लगता अगर हम खुदा ना ख्वास्ता झूठ और वल्गैरिटी के सुनामी में अगर हम इसका शिकार हो गए, इसमें दब गए, तो फिर हमारी यूथ कहाँ जाएगी, हम जितनी मर्जी वाज और नसीहतें कर लें। जैसे आपने बताया कि रमज़ान में टिकटॉकर जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो है ना वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे एक मैसेज तो अच्छा जा रहा है कि यार ठीक है, बच्चा कोई देख रहा है, माएँ जैसे आजकल बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, बच्चा देख रहा है कि यार हाँ ये तो इतनी मशहूर, जैसे वो डक्की भाई, उसको बच्चे आजकल बड़ा देखते हैं, औरों को देखते हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चा कहता है हाँ यार ये भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, चलो छोटे बच्चे जो हैं हम भी जो है ना वो नमाज़ पढ़ लेते हैं इसकी तरफ देख के, कुरान पाक कुछ ना कुछ तो चले कोई जो है ना पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी कम से कम सोशल मीडिया पे इतनी सख्ती होनी चाहिए कि आपकी कंट्री की पॉजिटिविटी दुनिया को नज़र आए, लेकिन नेगेटिविटी जो है ना वो नज़र ना आए दुनिया को, ठीक है, या बहुत कम नज़र आए। इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, जैसे NCCI का कानून है, ठीक है, तो इस तरह के और अदारे बनने चाहिए जो कि इस तरह किसी की भी वीडियो उठा के नेगेटिव जो है ना
उसको निशान इबरत बनाएं। ठीक है। तो ताकि जो है ना दोबारा किसी की ज़रूरत ना हो कि पाकिस्तान से छोटी इधर किसी दुकान में वो सिलेंडर भी फट जाता है ना, तो वो एक दफा खबर से बम 10 धमाका हो चैनल गया। वाले जो है ना वो लगा देते पाकिस्तान धमाका हो में गया। ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। पाकिस्तान में बम धमाका। वो जो बाहर, ये हमें इधर फील नहीं हो रहा था, आप बाहर किसी कंट्री में बैठे हैं ना तो आपको बाहर से ऐसे फील हो रहा होगा जैसे पाकिस्तान में तो इधर भी जाएंगे ब्लास्ट हो रहा है, उधर भी जाएंगे ब्लास्ट। इससे आपकी इकॉनमी बड़ी स्पीड से गिर रही होती है। अभी ये 9 मई के बाद ये देखें, जैसे हमारे 7 मई के बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और ऐसा ही हमें जो है ना वो ऐसा ही हुक्मरान और ऐसे ही लोग अता फरमाए, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और एक दिलेर अफसर है जो दुनिया को पूरी को उसने कहा कि अगर मेरे पाकिस्तान की तरफ किसी ने बुरी तो फिर नज़र से बचेगा देखा कोई भी नहीं, तो पूरी दुनिया फिर हम पूरी लपेट में ऐसे ही, लेंगे। ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है, तो ये तो अभी भाई ने भी बात की, जैसे फ़लस्तीन में हुआ, ईरान में हुआ, जंगी हालात हैं, तो ये इसका खमियाजा जो है ना, ये जो फ़लस्तीन में जुल्म हुआ है, एक बच्ची की टांग की हड्डी निकल के ऐसे आई हुई थी। आप ये बताएं, हल्का सा ब्लेड लग जाए ना आपकी फिंगर पे या जल जाए ज़रा सी, तो आपको रात को नींद नहीं आती। तो आपका नाखून दर्द कर रहा हो या दांत दर्द कर रहा हो ना, तो आप खाना भी नहीं खा सकते सही तरह। तो वो जो बच्ची छोटी बेचारी उसकी टांग निकल आई ऐसे, तो ये तो सामने आ गए ना। उस वक्त पूरी दुनिया खामोश रही है, वो उधर मिसाइल मारते रहे हैं बच्चों पे, वो बेचारे उनके पास असला ही नहीं था, आगे से मज़ामत भी नहीं बच्चे ख़वातीन कर सकती। ऐसे ही। और उसका खमियाजा जो है, ये अरबी उस वक्त ट्रंप को और इनको बुला के, उस शैतान को वो दे रहे थे गिफ्ट बुला बुला के और जहाज़ दे रहे थे। इसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ना है। अभी ये जंग इतनी आसानी से, हम तो हमारी तो दुआ है ख़त्म हो जाए ये जंग बिल्कुल, लेकिन इसकी सज़ा मुझे भी भुगतनी पड़नी है, आपको भी भुगतनी पड़नी है, जिशान साहब को भी भुगतनी पड़नी ऐसे है। ही है। पूरी दुनिया देख लें अभी उसी लपेट में आ गई है। ये खुद दहशत गर्द है जो दुनिया को इंसानियत का जो पैगाम देते हैं, जी हमने कुत्ते को बचा लिया है, फलाने जानवर को बचा लिया है। तो जो फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे बच्चे, उनको कैसे जो है वो इन्होंने कैसे काटा है इन्होंने, तो वो उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ना है। तो ये जो आपने सवाल किया है कि जी हमारी जो टिकटॉकर्स और ये सोशल मीडिया, इस पे मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सख्त पाबंदी होनी चाहिए। आपकी कंट्री से आपकी नेगेटिविटी बात कोई भी बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे आपकी कंट्री का मोराल डाउन होता है, आपकी इकॉनमी में बड़ा वो जो है वो फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिशमंद हो जाती है, है। ये जंग जैसे 7 मई की हमने इंडिया को धूल जुटाई बुरी तरह, हमने उनके त्यारे भी गिराए, उनके साथ कितना हमने वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका फ़र्क ये पड़ा कि पूरी दुनिया हमसे बिज़नेस करना चाहती है। मैं एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ, हमें पता है कि पहले दुनिया का बिहेवियर हमारे साथ क्या था और अब हमारे साथ बिहेवियर दुनिया का वर्ल्ड का क्या है। लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी इतने काबिल, इतने प्रोफेशनल, हमारे एयरफोर्स ने माशाल्लाह से इनके फ़ज़ा में जहाज़ ही हैक कर लिए, उन्हें पता ही नहीं लगा, उनके फ़ज़ा में जहाज़ सारे हैक कर लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर फ़ौज इतनी प्रोफेशनल है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल है, हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया को डील करते हैं वो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल है। हमारी ISPR देख लें जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, उन्होंने कितना अच्छा किरदार अदा किया, पूरी दुनिया को एक सच पे जो है मबनी चीज़ें बताई। इंडिया वालों ने क्या बता रहे जी, हम लाहौर में कब्जा कर लिया, इधर कर लिया, मुनीर साहब खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो गए, कराची हो गया, उनकी बाद में रेपुटेशन क्या रही। अहमद शरीफ साहब ने जो 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 मई की 6 और 7 मई की रात 2:30 बजे की थी ना, उधर ही पाकिस्तान जंग जीत चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जीशान भाई, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि मैंने इनसे सवाल किया, सोशल मीडिया का एक तो अपना इन्फ्लुएंस है, कारोबारी हालात इस वक्त लाहौर के कैसे हैं, पाकिस्तान के कैसे, क्योंकि आपका आज़म क्लॉथ मार्केट, तदरीसी सिस्टम से, कागज़ से माशाल्लाह मुख्तलिफ कारोबार आप करते हैं, कारोबारी हालात को कैसे बेहतर किया जा सकते हैं? आप क्या हुकूमत को सजेशन देंगे कि हुकूमत किन किन स्टेप पर इस वक्त एमरजेंसी बेसिस पर काम करें ताकि जो हमारी कारोबारी कम्युनिटी है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर लाहौर की और पंजाब की कारोबारी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ताजरों के भी जज्बात है, मैं चाहूँगा ईद के प्रोग्राम के तवज्जुह से वो भी लाया जाए ताकि कारोबारी हालात बेहतर हो। सबसे पहली बात ये है कि जो ताजर कम्युनिटी है इस टाइम हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत क्राइसिस में जा रही है, वो सब जानते हैं। वो टैक्सों के बाहर, वो जैसे आपको पता है कि FBR ने जितनी स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर वो एक डंडा रखा हुआ है,
गवर्नमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी चाहती है कि कारोबार खुलेंगे तो ये मामला सीधे होंगे, चलेंगे। कारोबार चलने चाहिए, कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें भी चाहिए कि हम काम को आसान करेंगे तो ये मामला ठीक चलते रहेंगे। देखिए हमने रुकना नहीं है, इंशाल्लाह हमने चलना है, कारोबारी हालात बेहतर होने हैं इंशाल्लाह। ये जंग की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म होगी इंशाल्लाह, ख़त्म होगी इंशाल्लाह। ये जब ख़त्म होगी ये मामला ठीक होते ही रहेंगे। इस टाइम तो पूरी दुनिया की आपको पता है क्राइसिस में आई हुई है। ये जो आपको पता है मिडिल ईस्ट में जो कुछ आपको मुझसे ज़्यादा भाई को भी पता है क्योंकि इनका काम भी बाहर के ममालिक के साथ है। तो जो इस टाइम बाहर के मालिक के जो हालात बने हुए हैं, हमारे हालात अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। हमें चाहिए इकट्ठे हों। देखिए हम अगर रहेंगे तो कारोबार होगा, अगर ये दुनिया नहीं रहेगी तो कारोबार कैसे होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जो इस टाइम जो मौजूदा हालात में जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो बात हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मामला ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जब जंग के मामला ठीक होंगे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी फ़ज़ा आपका बिज़नेस में, इंडस्ट्री में आपको एक अच्छी फ़ज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और बड़ी हेल्दी डिस्कशन मैंने करने की कोशिश यही की कि इस प्रोग्राम को सियासी ना बनाया जाए, लेकिन इसमें से हम कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर या कुछ ऐसे चीदा पॉइंट्स आपके सामने लाएं कि देखने वालों को ईद के प्रोग्राम का मज़ा भी आए और यूथ के लिए भी इसमें लेसन हो। आपने आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है वो भी हमने आपको बताया, और बिलखुसूस जो आखिर में ज़ीशान भाई ने ताजर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की वो भी आपने सुन ली। हम तो सिर्फ हुकूमत के आगे सजेशन रख सकते हैं, फ़ैसला अरबाब इख्तियार ने करना है। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, क्योंकि ये मुल्क आका अलैहिस्सलाम के नाम पर लिया गया है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि एक जगह आप कोई जगह प्रॉपर्टी लेते हैं ना, आप उसकी रजिस्ट्री बनाते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये घर जो है, ये प्लाज़ा जो है, ये मुरब्बा जो है, ये इतने एकड़ जगह जो है, ये सोसाइटी जो है, ये फ़लाँ शख्स के नाम है। बाकायदा उसका गवर्नमेंटल प्रोसेस है। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के बादशाह हैं, शहंशाह कायनात हैं, वजह कायनात हैं, लेकिन यकीन करें ये जो खित्ता है ना जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, लैंड ऑफ द प्योर, अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी बनाए ना तो इसके मुकम्मल ओनर जो होंगे वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस होगी। इसका ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऐसे उनके नाम जो अल्लाह ताला ने कर दी। मैंने वैसे तो पूरी दुनिया उनके नाम है, लेकिन चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया था तो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लोगों ने अपनी माओ बहनों बेटियों को कुर्बान किया, अपने कारोबार को कुर्बान किया, अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया, तो ये मुल्क हासिल किया। तो ये सोचा करें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से पहले, इसको लूटने से पहले, यहाँ नेगेटिविटी फैलाने से पहले, यहाँ कोई ऐसा काम करने से पहले जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, कि ये जगह, ये मुल्क, ये कम्प्लीटली सोली आका अलैहिस्सलाम का है, तो इसको नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है और कितना सख्त उसकी आपको सज़ा होगी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बड़ी कोई बात नहीं, बात ही खत्म हो गई। ये पहला और आखिरी फिक्र यही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लो जी, बात खत्म हो गई। तो ये दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को ता क़यामत कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।